प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके दोपहर फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आप लोगों के लिए आए हैं एक और नया वीडियो क्लास 12th का चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेटिंग करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे फिर आप कोई भी बोर्ड में पढ़ते हो उनके लिए एमसीक्यू। और ये सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं है बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न भी है। जैसे राजस्थान बोर्ड जो है वो अगर एमसीक्यू नहीं देता है, उसकी जगह छोटे छोटे प्रश्न देता है, तो वो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें से बनेंगे। बिहार बोर्ड के तो चलो एमसीक्यू बनते ही हैं, और जो यूपी बोर्ड है मान लो उसके 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है, एमसीक्यू नहीं बन रहा है, तो भी इसमें से आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर या एमपी बोर्ड के अंदर जो है, अगर क्या बोलते हैं आपका एमसीक्यू का फॉर्मेट बन रहा है, या फिर अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, उन सबको भी आप इससे कर सकते हो। आप इसको एमसीक्यू नहीं समझे, आप समझ लीजिए पूरे चैप्टर का एक तरीके से निचोड़ है। अगर आप एमसीक्यू कर पा रहे हो इसका मतलब आपका चैप्टर बहुत अच्छी से प्रिपेयर है, ठीक है। तो वही एमसीक्यू आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। आज 45 एमसीक्यू करेंगे बच्चे पे, एमसीक्यू जो हम ऐप के ऊपर करने वाले पार्ट 2 का इसका, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप फटाफट से आप लोगों के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है अपनी कॉपी निकालना, वीडियो को पॉज करना, मेरे प्रश्न आते ही डालते ही वीडियो को पॉज करना, सही उत्तर लगाना, फिर वीडियो को वापस स्टार्ट करना और चेक करना भाई हमारा उत्तर सही है गलत है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत आसान सा है। बोल रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा इतनी है, विभव इतना है, परिपथ में शक्तिशय कितना होगा। बच्चों ध्यान रखिए, शक्तिशय परिपथ के अंदर अगर अपन कुल शक्तिशय निकाले तो वो सदैव होता है 0। अब 0 हमेशा तो नहीं होता, तो पावर लॉस का एक फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई, जहां पे फाई बच्चों दोनों के बीच में कलांतर होता है। अब जरा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, V तो ठीक लिखा है, 200 साइन ओमेगा टी लिखा है, साइन ओमेगा टी लिखा है, लेकिन इस I के साथ परेशानी है। I जो बच्चों ये लिखा हुआ हमारे पास 5 कॉस ओमेगा टी। अब हमने जो पढ़ा है ना, पढ़ा V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे साइन की जगह लिखा है कॉस। तो आप क्या करोगे, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 या π/2 माइनस ओमेगा टी, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना इस चीज से, ठीक है। 90 माइनस थीटा जैसे अपन लिखते हैं वही अपन ने लिखा है, और इसको आप लिख सकते हो माइनस का 5 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए दोनों के बीच में जो कलांतर है ना, यहाँ पे तो कुछ सही नहीं, बाय डिफॉल्ट 0 ही है। 0 और इन दोनों के बीच में कलांतर है बच्चों, यह है π/2 का, और अगर कलांतर π/2 का है तो cos फाई की वैल्यू हो गई cos π/2 का मान हो गया 0। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए, एक में साइन दिख जाए एक में कॉस दिख जाए, तो समझ जाइए हमेशा शक्तिशय 0 ही होगा, क्योंकि कलांतर π/2 का होता है। हाँ, अगर मान लो दोनों तरफ साइन से लिखा है तो फिर जो आपका शक्तिशय है वो VRMS IRMS होगा। मान लो अगर यहाँ पे प्रश्न में लिखा होता 5 साइन ओमेगा टी, तो उस केस में फाई का मान हो जाता 0, फिर आप IRMS और VRMS निकालते, ठीक है ना, फिर आप शक्तिशय निकाल सकते थे। उस केस में आप लिखते भाई VRMS कैसे निकालते, V0/√2 और इसको I0/√2, तो V0 का मान तो हमारे पास 200 हो जाता, I0 का मान 5 हो जाता, √2 हमारे पास 2 हो जाता, सॉल्व करने पर हमारे पास हो जाता 500 वॉट आंसर आ जाता। लेकिन वो कब के केस में, जब वहां पे साइन लिखा होता है, लेकिन साइन लिखा तो नहीं है ना, लिखा होता तब का तब देखते हैं, ठीक है। चलो मैंने आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन आपको यहां से बता दिए, 1 के 2 कर दिए। चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे P का मान 0 कैसे आया, क्योंकि फाई का मान π/2 है और cos π/2 का मान 0 होता है, तो पावर जो आपकी वो भी कितनी आ गई 0, ठीक। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये भी आसान है, तो 0 होता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 0 ही होता है कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि अगर आधी धारा के लिए धनात्मक मान है तो आधी धारा के लिए बच्चे के लिए ऋणात्मक मान होगा, बची हुई धारा के लिए, ठीक है। इसलिए हमारी जो धारा है, कुल धारा है, जो औसत धारा, उसका मान आ गया 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का महत्तम मतलब हो गया अधिकतम, वह जनरली V0 लिखते हैं, इसने E0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका वर्ग माध्य मूल बना रहा है, फर्जी क्वेश्चन। VRMS क्या होता है, V0/√2, बस प्रश्न वालों ने V की जगह E बोल दिया है, कोई फर्क थोड़ा पड़ना है। ये लो उत्तर तो ये आना है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी। यार किस बिल्कुल घटिया सा प्रश्न दिया इन लोगों ने, है? अरे फिर ऐसा कचरे जैसा क्वेश्चन। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान मतलब मैक्सिमम करंट, इस बार
वही VRMS कैसे निकालते हैं, आई नॉट बाई रूट टू, बस आई नॉट नहीं दे रखा, आई मैक्स दे रखा है, तो उत्तर आया हमारे पास बी। ये भी बकवास प्रश्न था सीरियसली। 5वें प्रश्न पे चलते हैं। एक संधारित्र से होकर प्रत्यावर्ती धारा गुजर रही है पर एक अचर दिष्ट धारा नहीं, क्योंकि अचर दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात अच्छा। तो ये बोल रहा है आपने एक संधारित्र के अंदर एसी स्रोत लगाया, डीसी स्रोत नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डीसी स्रोत के लिए धारितीय प्रतिघात बच्चों होता है एक्सी, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। तो आपका जो दिष्ट धारा होता है, दिष्ट धारा के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब एसी करंट के लिए जो ओमेगा का मान होता है बच्चों होता है 0। ठीक है, तो उसके ओमेगा का मान हो गया 0। तो अगर उसके ओमेगा का मान 0 है तो उसके एक्सी का मान भी अनंत आएगा ना। आई होप सबको क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपन 6वें प्रश्न की तरफ। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालीन, मतलब तात्क्षणिक मान अपने को बोल रहा है, तत्कालीन बोले, तात्क्षणिक बोले, कुछ भी बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। इसका तात्क्षणिक मान क्या होगा? इसका तात्क्षणिक मान होगा I goes to I नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन, कचरा कचरा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नोटिस करने वाली बात है, सबके ऑप्शन सी आ रहे क्या अब तक? सी नहीं सर, सी तो नहीं आ रहे। चलो 7वां प्रश्न क्या है बच्चों? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालीन मान ऐसे ही मात्रक में समीकरण इतने द्वारा प्राप्त होता है। इसका शिखर मान अभी की इक्वेशन बताई थी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे हमारे पास आ रहा है I इक्वल्स टू 10 साइन 100 पाई टी। बस कंपेयर करो, अपने आप पता चल जाएगा। आई नॉट का मान 10, ओमेगा का मान 100 पाई। तो इसमें अधिकतम मान कितना आ रहा है आपसे? अधिकतम ही तो पूछ रहा है। अधिकतम मान आ गया आपका 10 एम्पियर। इन केस अगर आपको कोणीय आवृत्ति निकालनी हो तो उस केस में उत्तर आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। पर पूछ ही नहीं, इसने तो अधिकतम मान पूछ लिया बस। शिखर धारा आई के लिए पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था उसने, औसत मान पूछा था, ये माध्य मान पूछ रहा है। दोनों का मतलब एक ही है, बस दो अलग अलग क्वेश्चन बना रखे, पता नहीं क्यों, मैंने भी क्यों डाल दिया इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 0। माध्य मान बोले, औसत मान बोले, दोनों का मतलब अलग अलग थोड़ी ना होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो पूर्ण चक्र के लिए ध्यान रखना, पूर्ण चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए नहीं। अर्ध चक्र के लिए तो मान अलग होता है। ओके, ये भी फर्जी क्वेश्चन है। कैसे कैसे प्रश्न डाले मैंने इस बार है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान आई नॉट है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान अभी पढ़ा था। आई आरएमएस किसके बराबर होता है? आई नॉट बाय रूट 2। ये लो, ढूंढो इसको, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, करेक्ट है। 10वां प्रश्न। एक प्रेरक से दिष्ट धारा जा सकती है पर संधारित्र से नहीं, क्योंकि अचर दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात अनंत होता है, जबकि प्रेरकीय प्रतिघात के लिए, अब सुनो, अभी इसने जो पहले प्रश्न पूछा था उसका आंसर यहां पे दे दिया। एक कॉइल है, अगर मैं इसको एसी से पास कर दूं, सॉरी डीसी से पास कर दूं तो करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर संधारित्र से पास कर दूं तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इसके लिए एक्सी का मान अनंत होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि एक्सी का मान होता है 1/ओमेगा सी और डीसी के लिए ओमेगा का मान होता है 0, इसीलिए। जबकि एक्सएल के बारे में बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और डीसी के लिए ओमेगा माना होता है 0। तो एक्सएल का मान कितना हो गया? 0। तो आंसर कितना आया? 0। बस प्रश्न में ध्यान दीजिए, आप ऊपर वाले प्रश्न को छोड़ दीजिए। प्रश्न पूछा क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात किसके लिए पूछा है? दिष्ट धारा के लिए। फालतू जितने भी भागते रखे वो सब फालतू है।
कोई सेंस नहीं है उनका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आभासी धारा क्या होती है? अच्छा, अपन जब पढ़ते हैं ना, हैबिट भी मेरे को उसकी हो गई है, जब अपन औसत शक्ति निकालते हैं तो बच्चों औसत शक्ति का एक सूत्र होता है IRMS VRMS cos phi। इसमें से ये वाली टर्म है ना, ये वाली बच्चों, इसको अपन बोलते हैं आभासी शक्ति, इसी को ही बोलते हैं। आभासी शक्ति और कुछ नहीं, VRMS और IRMS का गुणनफल होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहीं पे भी RMS का मान तो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो IRMS को आप क्या लिखोगे? IRMS की वैल्यू होती है I0/√2 और VRMS का मान होता है V0/√2। तो ऊपर आ गया I0 V0/√2, √2 का हो गया 2। तो बच्चों ये आपको जो दिख रहा है ना ऊपर, ये है इनका अच्छा, तो आभासी धारा पूछ रहा है ना। अच्छा, तो आभासी धारा तो देनी चाहिए, अब तो पावर के ऊपर ही चला गया था। तो आपकी आभासी धारा एक्चुअली क्या है? IRMS ही है, और वो किसके बराबर होती है? I0/√2। ठीक है, तो शिखर धारा √2। हाँ, पावर पूछ लेता, चलो मैंने पावर भी आपको बता दी। तो अगर आभासी शिखर लिखा मैंने, क्या लिख रहा हूं मैं, आभासी शक्ति लिखना हो कभी भी पूछे क्वेश्चन में, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी इस टर्म के। ठीक है ना, अगर आभासी शक्ति पूछे तो। पर इसने तो आभासी धारा ही पूछी, मैं तो कहीं और ही चला गया था, फालतू इतनी मेहनत करी नहीं। ओके, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल मान का अनुपात होता है, ध्यान से सुनना, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और मूल मान VRMS मान का अनुपात। तो I0 तो I0 ही होता है, ये I0/√2 होता है। तो √2 आपका ऊपर चला गया, I0/I0 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, उत्तर कितना आ गया? √2/1, या इसको लिख सकते हैं √2:1। अब इसने अनुपात के नाम पर तो सिर्फ √2 लिखा है, इसलिए करेक्ट वाला है। पर मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ लेता IRMS/I0, तो उत्तर आ जाता 1/√2। तो प्लीज इस चीज को बहुत ढंग से पढ़ना कि एग्जाम में तुमसे क्या पूछा। ऐसा नहीं सर ने बताया था √2 आया था तो लगा दिया एग्जाम में √2। पहले पढ़ लेना क्या लिखा है, क्या पहले शिखर मान फिर मूल मान लिखा है, या पहले क्या बोलते वर्ग माध्य मूल मान लिखा है फिर आपका जो है शिखर मान लिखा है। बस इसको पढ़ लेना। अगर आपका I0/RMS पूछे तो √2, और अगर IRMS/I0 पूछे तो 1/√2। ओके, बोल रहा है 110 वॉट स्रोत का प्रत्यावर्ती परिपथ में शिखर मान क्या होगा? ये जो अपने को दे रखा है एक्चुअली VRMS होता है। तो VRMS हमें दे रखा है 110 वोल्ट। VRMS कैसे निकालते हैं? V0/√2। तो हमसे इसका शिखर मान पूछ रहा है, तो शिखर मान V0 ही होता है। तो 110 को किससे गुणा करना पड़ेगा? √2 से। तो करेक्ट आंसर है इसका 110/√2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके, प्रत्यावर्ती धारा I0 sin 2πt/t। बताइए, आपको पता है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए चीजें दे रखी होती है। ये इन शॉर्ट लिखा यही है, आप देख के घबरा जाओगे तो बस हो गया आपका वहीं पे गेम खत्म, क्योंकि 2π/t एक्चुअली ओमेगा ही होता है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना 2π/t, बस उसको इसने एक्सपेंड करके लिखा है। ये बोल रहा है t/0 से लेकर t/2 तक औसत मान ज्ञात करना है, मतलब आधे चक्र के लिए इसका औसत मान ज्ञात करना है। पूरे चक्र के लिए तो 0 होता है, लेकिन आधे चक्र के लिए 0 थोड़े ना होता है। आधे चक्र के लिए कितना होता है? 2I0/π। ये अपन ने कैलकुलेट किया, आप चाहो तो वीडियोस में देख सकते हो, मैंने वहां पे प्रूफ भी करा है, कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2I0/π। मैं बता देता हूं कैलकुलेट होता कैसे। तो I0 sin 2π/t इंटू t, इसका समाकलन करना अपने को 0 से t/2 तक, और t/2 से इसको भाग दे देना है, निकल जाएगी इसकी एवरेज वैल्यू, औसत मान आधे चक्र के लिए। ठीक, क्लियर, मक्खन की तरह। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है 15 प्रश्न है। एसी परिपथ की औसत शक्ति क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। औसत शक्ति का सूत्र होता है VRMS IRMS
वी आर एम एस आई आर एम एस आर एम एस आर एम एस आर एम एस कॉस फाई। देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये ई तो मेरे समझ नहीं आ रहा, ई कहाँ से आ गया। चलो वी को इसने ई लिख दिया, पर ये वी नीचे क्यों लिखा पता नहीं। मुझे तो कॉस फाई पता है। अगर एग्जाम में कभी भी समझ में आया तो अब तो कॉस फाई ढूंढो और कुछ नहीं। ये जो वी और ये भी लिखा है, वी आर एम एस का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। जैसे ये ई वी आर एम एस को इसने लिख दिया वी। जनरली अपन उसको आर एम एस को पूरा लिखते हैं, इसने इसको नाम दे दिया बस वी वी, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। ये एमसीक्यू वाले कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं। अपने आप कॉस फाई ढूंढो, कॉस फाई जहां पे भी लिखता है वही आपका औसत शक्ति वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 220 वोल्ट एसी स्रोत की शिखर वोल्ट था। अभी जो प्रश्न पूछा था वैसा ही है, अपने को वीआरएमएस दे रखा है। वैसे तो मैं आपको ओरली इसका उत्तर बता सकता हूँ, ये मैंने कराया हुआ क्लास में। प्रश्न ने इसको 220 दिया है। हम तो जानते हैं कि शिखर मान निकालने के लिए 220 वॉट को √2 से गुणा करना पड़ेगा। √2 का मान 1.414 होता है, गुणा 220। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसका मान निकल आया हुआ है और वो 311 वॉट आता है। मतलब आपके घरों में जो 220 वॉट आ रहा है ना, तो उसमें झटका आपको 220 वॉट का नहीं लगेगा, तो उसकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है, झटका 311 वॉट का लगे, इसलिए तो डेंजरस होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जिन्हें चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा ये वैल्यू मैंने निकलवाई दी है। तभी मैंने आपको बताया था कि घरों में झटका 220 वॉट का नहीं लगता, वो तो 311 वॉट का लगता है। गाना ना लगे 440 वोल्ट छूने से इतरे हैं, बकवास गाने बनाते हैं हमारी इंडस्ट्री वाले। एसी का समीकरण है ये, तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। अच्छा, ये क्या होता है जनरल फॉर्मूला, I = I0 sin ओमेगा टी। कंपेयर कर लो, ओमेगा क्या है 100 हर्ट्ज है ना। बट ये जो ओमेगा हमारे पास आया है, ये तो ओमेगा, हमसे तो आवृत्ति पूछी जा रही है ना, ये तो कोणीय आवृत्ति है। तो कोणीय आवृत्ति किसके बराबर होती है बच्चों, 2 पाई न्यू। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 100 न्यू किसके बराबर हो गया 100/2 पाई। सॉल्व करा कितना आया 50/पाई। ये लो, ध्यान रखना आवृत्ति पूछी कोणीय नहीं। अगर कोणीय आवृत्ति पूछता तो उत्तर आ जाता 100 हर्ट्ज, लेकिन इसने अपन से आवृत्ति पूछी तो उसका माना जाएगा 50/पाई हर्ट्ज। देखो कितने आसान प्रश्न यार, इसी में यूं हो रहे यूं मक्खन की तरह, बहुत आसानी से हलवा हलवा। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतः है जूल ऊष्मन, प्लेटिनियन ऊष्मन, टॉमसन ऊष्मन। पहली बात तो बताओ, ऐसे कोई नाम हमने सुना ही नहीं आज तक। जब सुना ही नहीं तो दिमाग क्यों लगाए। प्रत्यावर्ती धारा में भी जो क्या बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो जूल के तापीय नियम से उत्पन्न होने वाला कोई अलग नहीं है। I² RT फॉर्मूला उसमें भी लगता है, इसमें भी लगेगा। तो ये सब फालतू नाम दे रखे हैं, कभी पढ़े ही नहीं तो क्यों बुद्धि लगाएं। जो बच्चे एग्जाम में सिलेबस पढ़ के नहीं जाते ना, वो सोचते हैं यार हो सकता है कहीं बुक में लिखा हो, मैंने तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है वो भी एक बार के लिए सोचते हैं यार कोई मिस तो नहीं होगा, सर ने ऐसा तो नहीं पढ़ा था हम भूल गए, ये तो नहीं वो नहीं। पर जिनमें कॉन्फिडेंस होता है ना, उनको पता है भाई जूल का तापीय नियम में तो वही रहेगा। फिर दो चार अलग अलग नाम पता नहीं दुनिया के कौन कौन से बुक से उठा के डाल दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो प्लीज। चलिए, एसी परिपथ में तप्त तार यंत्र क्या मापता है। मैंने आपको बताया था एसी की अपन नॉर्मल वोल्ट मीटर या एमीटर से मापन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करते हैं तो उसकी जीरो वैल्यू बताएगा, क्योंकि उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। लेकिन तप्त तार यंत्र जो होता है वो उसका आरएमएस मान मापता है। तो आपके घरों के बाहर अगर कोई वोल्टमीटर या एमीटर लगा है एसी को मापने के लिए, तो वो तप्त तार की प्रणाली पर आधारित है, मतलब जूल के तापीय नियम पर, और वो उसकी आरएमएस वैल्यू को मापेगा, ना कि औसत मान को, क्योंकि औसत को मानता जीरो आ जाता। शिखर माप अपन मापते नहीं है, डर जाओगे तुम। एक दिष्ट धारा अमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की माप नहीं की जा सकती। अभी जो बोला था वही आ गया। अगर आपने एक दिष्ट अमीटर का यूज करके प्रत्यावर्ती धारा को माप लिया तो क्या होगा, क्यों नहीं माप सकते हो, क्योंकि इसके पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा 0 होती है। अब ये भी बताया प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है, लेकिन इससे इसका कोई लेना नहीं है। डीसी एमीटर बर्बाद हो जाएगा। एक डीसी एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा नहीं गुजर सकती। गुजर सकती है, क्यों नहीं गुजर सकती, गुजर सकती है, लेकिन उसके औसत वैल्यू दे देगा जो कि 0। ठीक है, चलते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है अपने को, एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत इतना हर्ट्ज दिया गया है, मतलब आपको इसका मान दे रखा है ना।
एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत इतना और इतना हर्ट्ज का है, आवृत्ति और इसका वैल्यू दे रखी है वी की। प्रारंभ से 1/600 सेकंड बाद वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दे रखा है शिखर मान है। वी किसके बराबर हो गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा को आप लिखोगे 2 पाई न्यू, वी नॉट का मान है 200/√2। नहीं सर, ये तो वी आर एम एस दे रखा है, तो मतलब ये आपको वी आर एम एस दिया हुआ है, वी नॉट नहीं। वी आर एम एस से सबसे पहले वी नॉट निकालेंगे। वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी नॉट बाय √2। तो अगर हमें वी नॉट निकालना हो तो वी आर एम एस गुणा √2 हो जाता है। वी आर एम एस का मान हमें दे रखा है 200/√2 इंटू √2। कैंसिल करा तो वी नॉट का मान हमारे पास कितना आ गया, 200 वोल्ट। तो अपन वी नॉट का मान 200 रखेंगे, ना कि 200√2। साइन तो साइन ही है, 2 पाई भी 2 पाई है। मुझे याद न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। तो टी का मान हमारे पास आ रहा है 1/600, न्यू का मान हमारे पास आ रहा है 50। 1 0 ने 1 0 को मार डाला, 2 एकम 2, 30 बार कैंसिल, 5 छंग 30 कैंसिल। क्या रहा हमारे पास 200 साइन पाई/6। जो पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो उत्तर कितना आया, वी का मान आ गया 100 वोल्ट। लो भाई, मुझे याद न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। क्या कहना भाई, क्या कहोगे किसी से। चलो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न। एक एसी परिपथ में वी और आई के मान इतने हैं और इतने हैं। परिपथ में व्यय शक्ति का मान, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। सर ये आप सांप जैसी आवाज क्यों निकाल रहे हो। वी आर एम एस का मान कितना है 150, आई आर एम एस का मान कितना है 150/2, और कॉस फाई का मान देखो कितना है, कलांतर पाई/2। और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी भाइयों और बहनों, कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। सॉल्व करे आ गया 75। तो 75 को 75 से गुणा कीजिए, 7 8 56, 5625 आ रहा है। लो भाई लो भाई लो। अब देखो, पता गुणा करने की जरूरत भी नहीं है। बुद्धिमानी तो यही है कि 5 को 5 से गुणा करने में 25 तो आएगा ही, तो इसका मतलब पीछे 25 आना चाहिए, और 25 सिर्फ 5 एक ही में आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये चलिए, एलआर परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है। प्रतिबाधा Z रूट में R² और एक लगा रखा है L के लिए अपन यूज करते हैं XL का होल स्क्वायर। L को अपन XL को क्या बोलते हैं, ओमेगा L का होल स्क्वायर। R² प्लस ओमेगा² L²। एक काम करते हैं ना, स्क्वायर से लिख देते हैं, है ना, सही है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अरे यार ये रहा ऑप्शन। मूर्खो, गलत है, कभी स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता ऐसे, इसमें प्लस का साइन है। कई बच्चों तो हाँ 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 सर सही बोल रहे हो, आप चिल्ला रहे होंगे जोर जोर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। महानता की ऐसे कार्य ना करें, R² और इस सब के रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल ना कर दे, बीच में प्लस का साइन है, गुणा का नहीं है, नहीं भाग का है। चलो, श्रेणीबद्ध आरसी परिपथ के आड़े, अरे बार क्या हिंदी लिखी है, आड़े कोई कोणीय आवृत्ति ओमेगा का साइन स्रोत लगा है। अच्छा, सी के आड़े विभवांतर का मल्टीमीटर से मापा गया मान होगा। क्या लिखते हैं ये लोग यार। एक आरसी परिपथ बनाया इन लोगों ने, ठीक है, उसके ऊपर एक एसी स्रोत लगा दिया भाई। अब आपने इसके ऊपर लगाया एक मल्टीमीटर, किसके अक्रॉस, सी के क्रॉस। ये लो मल्टीमीटर लगा दिया। मल्टीमीटर से अपने वोल्टेज मापी, क्या मापा,
मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज मापा, तो वोल्टेज मापने पर उच्च ओमेगा पर कम होगा मापा गया मान। अच्छा, विभवांतर के मान की बात कर रहे हैं ना। V किसके बराबर होता है? IR के। पर इसमें R तो होता नहीं है, इसमें तो XC होता है। तो अगर आपके XC का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा। XC का मान किसके बराबर होता है? 1/ωc। मैं ऐसा बोल सकता हूँ V किसके बराबर है? I/ωc। तो अगर आप ओमेगा को बढ़ाते हो तो V का मान कम होगा, उच्च ओमेगा पर V का मान कम होगा। करेक्ट लग रहा है। स्वतंत्र तो हो नहीं सकता, ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर ओमेगा का मान बढ़ाओगे तो V का मान अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, चलो। बोला चित्रानुसार V का मान, अरे फर्जीवाड़ा, ध्यान से देखो फॉर्मूले को जो लिखा है, ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस की कंडीशन के केस में V का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? बताओ बच्चा लोग, जल्दी बताओ। उस केस में इसका मान और इसका मान सेम होता है। जो L के लिए V होगा वही R इसके लिए C के लिए V होगा। तो VR और VC दोनों को सेम ही तो रखते हैं। तो अगर VL आपको ना सर L R नहीं, तो VL का मान 20 है तो इसका मान भी 20 ही होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 20। घबराइए मत, प्रश्न में RMS की कंडीशन V मतलब दोनों में LCR की कंडीशन बना रखी थी, अनुनाद की स्थिति। चलिए, LR की विमा क्या होती है? L और R, L और R, L और R। चलो L और R की विमा कैसे निकालेंगे? निकालेंगे। ओके, तो बच्चों L जो होता है, अरे बारे में तो कमेंट टूट जाएगी। हाँ, एक काम करो, L किसके इक्वल होता है? ओमेगा L, है ना। और इसकी विमा ओम होती है, इसकी विमा हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स, L पता नहीं, है ना। तो एक काम करो, अरे क्या बन जाता है, एक तो आदत हो गई उसकी। तो एक काम करो, उसको इसके नीचे ले आओ, L/ओम। अच्छा, है नेरी, मुझे चाहिए H/ओम, इसी की विमा चाहिए ना। तो इसको नीचे ले आओ, तो हेनरी/ओम कितना आ जाएगा? सेकेंड, और सेकेंड की विमा T1। अरे सर आपने तो चौका मार दिया सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सर। ठीक, कभी कभी बुद्धि काम कर जाती है। चौक कुंडली जो है क्या है? एक प्रेरक है, एक प्रतिरोधक है, एक संधारित्र। अरे संधारित्र कैसे हो सकता है? प्रतिरोधक भी नहीं होता, प्रेरक होता है। चौक कुंडली क्या होता है सबको बताया ना, एक सॉफ्ट आयरन के पीस पे पटलित क्रोड के ऊपर अपन इस तरीके से तार को बांध देते हैं, ठीक है, ताकि हमें धारा का वो घटक मिल सके जिसकी वजह से पावर लॉस कम से कम हो, वॉटहीन धारा मिल सके। एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होता है? अभी भी पढ़ा था, ये रहा, ओमेगा L = 1/ωc। थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ इसमें, ओमेगा C आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक एसी स्रोत से संबंध प्रेरक के आड़े विद्युत वाहक बल व प्रेरक से मापी जाने वाली धारा का गलांतर है। एक प्रेरक लगा हुआ, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आ गई। पता नहीं आड़े शाड़े क्या लिखते हैं लोग। एसी लगाया तो बोल रहा है विद्युत वाहक बल और धारा के बीच में गलांतर। अच्छा सीधा सीधा बोलो ना यार, π/2 का होता है। क्या गोल 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 आड़े साड़े और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं बॉडी। केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच में कलांतर 0 होता है, क्योंकि आपने लगाया तो सिर्फ प्रतिरोध है, और प्रतिरोध के केस में विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर 0 होता है। अगर आप प्रेरक लगाते हो या संधारित्र लगाते हो तो कलांतर π/2 हो जाता है, 90 डिग्री का। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ आते हैं। सामान्य संकेतों में प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकीय होना चाहिए, प्रेरकीय प्रतिघात यानी XL ओमेगा L के बराबर होता है सर। ये लो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा सर? ओम ही होगा सर, होता तो प्रतिरोध ही है। ओम, फराडे नहीं होता, फेराडे होता है सर। फराडे क्या होता है? धारितीय प्रतिघात होता है XC 1/ωc। गलत गलत गलत, करेक्ट।
ये बिल्कुल लल्लू लेवल के प्रश्न है। और इससे पता है आपकी है ना दिमाग की एक्सरसाइज होती है कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से आता है छोटे 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 प्रश्न है, कुछ भी नहीं, महाफर्जी क्वेश्चन है, बट इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है। आप कितने प्रश्न कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा इंपीडेंस Z अनुनाद की स्थिति नहीं है, Z तो सीधा सीधा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर कौन सा है? ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, आज ये 35वें प्रश्न की तरफ। एलआर परिपथ में प्रतिबाधा, ये तो पहले भी लिखा था। ओ भाई सेम प्रश्न आ गया है, तो थोड़ी देर पहले भी करा था ना? हाँ करा था सर। ओके, किसी को जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जीतू सर ट्रेन पे खड़क 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 भाग धन्नो भाग ऐसा कर रहे हैं, भागे जा रहे जोर जोर से। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में एलसीआर श्रेणी की अनुनाद की अवस्था में विद्युत वाहक बल, धारा और विद्युत वाहक बल के बीच में कलांतर कितना होता है? सर कैसी बात कर दी आपने, विद्युत वाहक बल और कलांतर के बीच में आप कौन पूछ रहे हो हमसे, वो भी अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति में तो XL और XC बराबर हो जाते हैं, और सर हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। अगर XL XC के बराबर है तो सर tan phi का मान 0 हो जाना चाहिए, अगर tan phi का मान 0 है तो सर phi का मान भी 0 हो जाना चाहिए, मतलब कलांतर तो 0 आएगा। पाई बट्टा फू तो कभी कलांतर पढ़ा ही नहीं, तो या तो कलांतर पाई बट्टा 2 होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, पाई बट्टा 2 तो तभी आ सकता है जब या तो एक प्रेरक लगाओ या तो एक संधारित्र लगाओ, वो तो लगा नहीं है, एलसीआर परिपथ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आ गया 0। यदि प्रत्यावर्ती धारा व विद्युत वाहक बलों के बीच में कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है cos phi। अभी तो पढ़ा था भाई, अपन ने पढ़ा था ना P औसत का मान, अभी बताता ना आपको, P काल्पनिक VRMS IRMS cos phi के बराबर होता है। इसमें जो P औसत यानी औसत शक्ति और आभासी या काल्पनिक शक्ति, काल्पनिक बोल सकते हो आभासी बोल सकते हो, एक ही बात है, इनके अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। और ये किसके बराबर होता है? cos phi के। ये तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। एक और प्रश्न बन गया, आपका शक्ति गुणांक कितने किसके बराबर होता है? मैंने बोला औसत शक्ति और आभासी शक्ति या काल्पनिक शक्ति के अनुपात के बराबर। एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा? एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछ रहा है अपन से। तो एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का मान पूछना चाहते हो तो हमसे, क्यों पूछना चाहते हो? cos phi का मान पूछ रहा है अपन से। देखिएगा एलसीआर परिपथ में उल्टा बना देना एकदम, कोई बात नहीं, भावनाओं पे जाओ। किसका नाम है सर? भावना। ये फाई, ये आपका R, ये आपका Z है ना। cos phi चाहिए, cos phi किसके बराबर होता है? आधार बटा Z के, मतलब आधार बटा खंड के। Z का मान किसके बराबर होता है इस केस में? R अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो लिख दो। करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है सी, सिंपल, कुछ ऐसा सोचने जैसा नहीं है, ठीक है ना। याद होगा सबको डायग्राम, और अभी शक्ति गुणांक का फॉर्मूला भी पढ़ लिया cos phi। चलिए एलआर श्रेणी में शक्ति गुणांक क्या होगा? जहां तक एलआर परिपथ की बात है, एलआर परिपथ में ये आपका मतलब दोनों के बीच में जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री का होता है ना, डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। जो आपका कलांतर होता है वो π/2 का होता है, और शक्ति गुणांक जो होता है वो cos π/2 है, और cos π/2 का मान 0 है। एलआर परिपथ है सर, क्या कर रहे हो? तो एक काम करो, ये आपका R है और ये आपका होता था X
सी एल, ये होता था आपका जेड, ये था आपका थीटा। तो कॉस फाई बराबर हो गया आर बाय जेड के, जैसा पहले निकाला था। इसके केस में जेड का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये लो, खत्म हो गया गेम तो स्टार्ट होने से पहले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। ओके, अरे अभी बताया था, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ मतलब होता है एक्यूरेट वैल्यू या एवरेज वैल्यू, और ए मतलब आपका आभासी मान को इसने बोला पी ए, तो शक्ति गुणांक किसके बराबर होना चाहिए? पी टी बाय पी ए। तो मैंने बोला था ना पूछ सकता है, ये लोग पूछ लिया इसने और हमने उत्तर दे दिया। ठीक है, चलते हैं 41वें प्रश्न पर, 41वें प्रश्न पर। तप्त तारा मीटर में धारा विक्षेप के समानुपाती होता है, धारा विक्षेप के वर्ग के समानुपाती होता है, विक्षेप धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है। तप्त धारा मीटर में धारा की बात अपन से कर रहा है, तो उसमें अपनी हीट निकलती है ना, उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो एच डायरेक्ट पोर्शन होगा आई स्क्वायर के। तप्त धारा मीटर के अंदर धारा का वर्ग जो है ना, हाँ ये रहा, वर्ग के समानुपाती है, धारा के वर्ग के, ये रहा, विक्षेप धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि जितनी हीट जनरेट होगी उतना ही धारा उतनी ज्यादा बताएगा ये। तो विक्षेप जो है एक्चुअली वो इस पर हीट पर निर्भर करता है, ऊष्मा पर। तो धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक, ओके। प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े संधारित्र के आड़े वोल्टता व इससे गुजरती धारा, अरे फिर इसने पूछ लिया संधारित्र के लिए। तो संधारित्र के लिए जो धारा और वोल्टता होती है उनके बीच में कालांतर होता है पाई बाय 2 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 43 एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रतिरोधक में, क्योंकि अगर एलसीआर में अनुनाद की स्थिति आ जाए, अच्छा इसने शक्ति से बोला है ना, तो ऐसे तो होता सबके लिए धारित्र। वैसे मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं आर, अगर आपको याद हो, अगर अनुनाद की स्थिति है तो आर के आड़े, मैं भी आड़े आड़े बोल रहा हूं आजकल, क्या हो गया सर आपको? ये होता है फॉर्मूला, होता तो सबके सापेक्ष है अगर एलसीआर बोला है तो। और अगर बोलता अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद के केस में z का मान सिर्फ r पर निर्भर करता है, मतलब सिर्फ r के सापेक्ष जो है ऊर्जा का क्षय होता अगर अनुनाद बोलता तो। लेकिन अनुनाद नहीं बोला उसने बोला एलसीआर परिपथ में सिर्फ शक्ति क्षय, तो सब किस लिए होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। चलिए 44 है, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखो जहां तक बात है एक चौक कुंडली की, तो चौक कुंडली एक तरीके का प्रेरक है, तो उसको दिष्ट धारा में लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि दिष्ट धारा में वो क्या करता है, दिष्ट धारा में वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका मतलब कोई प्रतिरोध तो उत्पन्न नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से जैसे अपन धारा में चेंज करते हैं, तो धारा में चेंज करने की वजह से उसमें प्रेरक धारा उत्पन्न होती है जो कि मुख्य धारा का विरोध करती है। तो डीसी में भी हम करंट को कंट्रोल करने के लिए उसका यूज तो कर सकते हैं, तो हम इसका ऑप्शन बोलेंगे एसी और डीसी दोनों में। डीसी में कैसे? प्रेरक धारा उत्पन्न होती है ना उसमें, जो मुख्य धारा का विरोध करती है। तो अगर हम कभी भी धारा के मान को बढ़ा दें, तो इसके अंदर जो प्रेरक धारा उत्पन्न होगी ना, वो क्या कर देगी, क्या बोलते हैं, मुख्य धारा का विरोध करेगी, जिससे धारा नियंत्रित रहे। ठीक है, तो इसमें भी अपन यूज कर सकते हैं। और इसमें तो आपको पता ही है एसी के अंदर तो ये प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता ही है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न आज का, एसी परिपथ में लगे शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति की खपत कितनी होती है? शुद्ध प्रेरक के लिए औसत शक्ति हमेशा 0 होती है, क्योंकि फाई का मान पाई बटा 2 होता है, और कॉस जो फाई उसका मान कॉस पाई बटा 2 का मान 0 होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 0। ठीक है, कैसे है हमारा शक्ति से का फॉर्मूला था VRMS IRMS cos फाई, तो जब उसका मान 0 तो बाकी सबका क्या काम, इसलिए 0 है। ठीक है, तो आज के बच्चों 45 प्रश्न होते हैं इसी के साथ ओवर। आई होप सबको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा सबने इन 45 प्रश्न में। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं आप लोगों से एक और लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में, और जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उनके लिए इसका पार्ट 2 एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।